भारत के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला रेजिडेंट फिजिशियन के बलात्कार और हत्या के पीछे की असली कहानी क्या है। मैं जो तथ्य साझा करने जा रहा हूँ वे R.G. कर मेडिकल कॉलेज के प्रत्यक्ष स्रोतों से आए हैं, जिनकी पहचान मैं उजागर नहीं कर सकता क्योंकि वे गुमनाम रहना चाहते हैं। ये जानकारी फर्जी खबरों से मुक्त है जो आप विभिन्न समाचार चैनलों से सुन रहे होंगे, जिनकी इन प्रत्यक्ष स्रोतों तक पहुंच नहीं है। तो वास्तव में क्या हुआ? 8 अगस्त को एक 31 वर्षीय चेस्ट मेडिसिन रेजिडेंट डॉक्टर 36 घंटे की कॉल शिफ्ट पर थी। उसके माता पिता ने आखिरी बार उससे सुबह 11 बजे बात की थी, जब उसने उन्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि वह ठीक है। वह आखिरी बार था जब उन्होंने उससे बात की थी। जैसा कि कहानी है, 9 अगस्त को सुबह 2 बजे वह 2 जूनियर सहकर्मियों के साथ डिनर करने गई थी। जब सभी जूनियर और अस्पताल के कर्मचारी चले गए तो उसने अपनी कॉल शिफ्ट के दौरान थोड़ा आराम करने के लिए सेमिनार रूम में रहना चुना। इस अवधि के बाद किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। सुबह करीब 7:30 पर जब लोग उसे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने सेमिनार रूम खोला और उसकी अर्धनग्न लाश देखी। 3 घंटे बाद करीब 11 बजे उसके माता पिता को एक कॉल आया, जिसमें उन्हें कॉलेज आने के लिए कहा गया क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी। 15 मिनट बाद उन्हें स्कूल के कर्मचारियों से एक और कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सबसे बुरी बात यह है कि जब माता पिता दोपहर करीब 1 बजे कॉलेज पहुंचे तो उन्हें करीब 3 घंटे तक अपनी बेटी की लाश देखने की अनुमति नहीं दी गई। कई छात्रों के विरोध के बाद ही माता पिता को लाश देखने की अनुमति दी गई। पिता के लिए यह देखकर हैरानी की बात थी कि उनकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में पाई गई। उसके पैर 90 डिग्री के कोण पर थे, जो कि पैल्विक हड्डी के फ्रैक्चर का संकेत था। पैल्विक हड्डी को फ्रैक्चर करना सबसे मुश्किल होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा बल या कई लोगों की जरूरत होती है। छात्रों और माता पिता के लिए यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या नहीं थी, जैसा कि प्रशासन ने शुरू में कहा था। उनका मानना था कि यह सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला था। छात्रों ने पुलिस और प्रशासन पर मजिस्ट्रेट जांच करने का दबाव बनाया, जिसमें निम्नलिखित विवरण सामने आए। उसके शरीर पर कई चोटें थीं, जिसमें उसका चश्मा टूटने के कारण उसकी आंखों से खून बहना, उसके मुंह से खून बहना, उसके पूरे शरीर पर चोटें, योनि से खून बहना और श्रोणि की हड्डी का फ्रैक्चर शामिल था। जांच में उसके गर्भाशय के अंदर 151 मिलीग्राम वीर्य भी पाया गया, जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वीर्य से काफी अधिक है। आमतौर पर यह प्रति व्यक्ति लगभग 10 से 15 मिलीग्राम होता है, जो दर्शाता है कि इसमें कई लोग शामिल थे। पोस्टमार्टम भी समस्याग्रस्त था क्योंकि यह मानक प्रोटोकॉल के विरुद्ध R.G. कर मेडिकल कॉलेज में ही किया गया था, जो यह निर्धारित करता है कि इसे किसी अन्य चिकित्सा सुविधा में किया जाना चाहिए था। कोलकाता में कई अन्य मेडिकल कॉलेज हैं जहां यह किया जा सकता था। इस अनियमितता के कारण पोस्टमार्टम की सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं। उसी दिन माता पिता को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. शुभम गुहा ने यह दावा करने का दुस्साहस किया कि कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। सामूहिक बलात्कार और हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके कारण 10 अगस्त को R.G. कर मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन ने कोलकाता पुलिस पर मामले को आत्महत्या से हत्या और बलात्कार में बदलने के लिए काफी दबाव बनाया। 11 अगस्त को एक संदिग्ध की पहचान हुई, संजय रॉय, जो एक पुलिस नागरिक स्वयंसेवक था। उसकी 4 बार शादी हो चुकी थी, जिसमें से 3 शादियां तलाक में समाप्त हो गईं और उसके खिलाफ कई घरेलू हिंसा के मामले थे। इस घटना से कुछ हफ्ते पहले वह एक अन्य महिला पर हमला करने में भी शामिल था। सीसीटीवी फुटेज में उसे लगभग 3 बजे सेमिनार हॉल के पास अस्पताल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया, जहां उसे जाने की अनुमति नहीं थी, और लगभग 30 से 40 मिनट बाद बाहर निकलते हुए। उसके ब्लूटूथ हेडफोन सेमिनार रूम के पास पाए गए और जब उसका फ़ोन हेडफोन से जुड़ा तो उसने घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की पुष्टि की। पकड़े जाने के तुरंत बाद रॉय ने उच्च न्यायालय के सामने अपराध स्वीकार कर लिया और फांसी की सज़ा की मांग की। हालांकि छात्रों को यह संदिग्ध लगा कि मामला इतनी जल्दी सुलझा लिया गया। 12 अगस्त को एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। छात्रों के दबाव में
प्रिंसिपल डॉ शुभाब गुहा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके ठीक 9 घंटे बाद राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। हालांकि वहां के छात्रों ने उनका प्रवेश रोक दिया, जिससे वे अपनी नई भूमिका नहीं संभाल पाए। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन और भी तीव्र हो गए और 13 अगस्त को अभिभावकों की शिकायत उच्च न्यायालय तक पहुंच गई, जहां न्यायाधीशों को जो पता चला उससे वे हैरान रह गए। उन्होंने सवाल किया कि कोलकाता पुलिस ने डोमिनी गुहा की गवाही क्यों नहीं ली, जो अभिभावकों से संपर्क करने में शामिल थे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि मामले को शुरू में आत्महत्या क्यों करार दिया गया, जबकि यह स्पष्ट रूप से हत्या और बलात्कार का मामला था और अभिभावकों को अपनी बेटी को देखने की अनुमति उस देने से शाम पहले मामला 3 केंद्रीय घंटे जांच तक ब्यूरो इंतजार क्यों करना सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि कोलकाता की न्यायिक प्रणाली ने स्थानीय पुलिस पर भरोसा खो दिया था, जो जनता की भावना को दर्शाता है। मामले के बढ़ने के बाद छात्रों ने पाया कि अपराध स्थल के पास पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की चिंता पैदा हुई, जिसकी प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा सकती है। छात्रों ने महत्वपूर्ण सबूतों के विनाश को रोकने के लिए, पुनर्निर्माण को रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र संगठन ने रिक्लेम द नाइट नाम से एक विरोध मार्च निकाला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन पर लगभग 7,000 गुंडों ने हमला किया, जो सबूत नष्ट करने के लिए ट्रकों में आए थे। इन हमलावरों ने कई डॉक्टरों को निशाना बनाया, जिससे कई घायल हो गए, और तीसरी मंजिल को नष्ट करने का प्रयास किया, जहां सेमिनार हॉल स्थित था। हालांकि भ्रम के कारण उन्होंने सबूतों को बरकरार रखते हुए दूसरी मंजिल को नुकसान पहुंचाया। कई डॉक्टरों ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, जिसमें से एक डॉक्टर ने कथित तौर पर 12 बार फोन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कॉलेज से पुलिस स्टेशन की निकटता को देखते हुए प्रतिक्रिया की यह कमी अत्यधिक संदिग्ध थी। ये दर्शाता है कि इस मामले के पीछे जो भी था, उसके पास राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण शक्ति और संबंध थे, जो प्रशासन और पुलिस दोनों को प्रभावित करते थे। 151 मिलीग्राम वीर्य पाए जाने से पता चलता है कि यह एक सामूहिक बलात्कार था। इसके अतिरिक्त मुख्य संदिग्ध संजय रॉय के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, जो कि असंभव है यदि वह इस तरह के क्रूर अपराध का एकमात्र अपराधी होता। ये मामला अब पूरे भारत में फैल गया है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के मेडिकल छात्र और निवासी न्याय के लिए विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर इस मामले से क्या चाहते हैं? सबसे पहले वे केंद्रीय संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग करते हैं, जिसे 2020 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कभी पारित नहीं किया गया। यदि अधिनियमित किया जाता है तो यह कानून डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर गंभीर आपराधिक दंड लगाकर उनकी रक्षा करेगा। दूसरे, वे अस्पतालों में उचित सुरक्षा चाहते हैं, जिसमें अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हों। अंत में, वे अस्पतालों में कॉल रूम जैसी बेहतर सुविधाओं की मांग करते हैं। एक दुर्लभ कदम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को उठाया है, जो आशा की एक किरण प्रदान करता है। मैं सतर्क रूप से आशावादी हूं कि न्यायिक प्रणाली इस मामले में न्याय कर सकती है, लेकिन हमें अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। बदलाव तभी होता है जब हम इसके लिए लड़ते हैं। यदि आप चिकित्सा क्षेत्र में नहीं हैं, तो यह मामला अभी भी आपको चिंतित करता है, क्योंकि यह केवल एक डॉक्टर के लिए न्याय के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे देश में एक महिला के लिए न्याय के बारे में है, जहां कई लोग अपने कार्यस्थलों में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, सार्वजनिक रूप से तो छोड़ ही दें। अगर आपको लगता है कि हमने सच्ची आज़ादी हासिल कर ली है, तो मेरा मानना है कि आप गलत हैं। अगर मैं अपनी बेटी, बहन या माँ को सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रूप से चलने नहीं दे सकता, तो मैं इस देश में स्वतंत्र महसूस नहीं करता। आप भी इस भावना से सहमत हो सकते हैं, इसलिए हमें इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि डॉक्टरों की आवाज़ सुनी जा सके और न्याय मिल सके। मैं नीचे कई स्रोतों, साक्षात्कारों और चैनलों को लिंक करूंगा, जिन्हें आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज डॉक्टरों और महिलाओं को आपके समर्थन की ज़रूरत है।